हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड के लिए एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम एसएसटी के लिए पहली मैराथन क्लास करने वाले हैं। और इस क्लास में हम क्लास 8th की जो ज्योग्राफी है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और आज के लिए जो पहला प्रश्न रहने वाला है, पहला, दूसरा या शुरुआत में जो प्रश्न है, प्रश्नों के लेवल थोड़े से आसान रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही प्रश्नों के भी जो लेवल है वो बढ़ते जाएंगे। शुरुआत के थोड़े आसान और आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया है कि वायु क्या नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, खनिज प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या मृदा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या सड़क प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो अगर हम बात करें ऊपर के जो तीनों के तीनों संसाधन हैं ये कैसे हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। और हमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो जो सड़क है, सड़क क्या नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो सड़क इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सड़क क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, सड़क क्या है, मानव निर्मित संसाधन है या कृत्रिम संसाधन है। ठीक है, या कृत्रिम संसाधन है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। अब हमें बताना है कि कौन सा मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, तीन यहां पर ऐसे हैं जो मानव निर्मित है और एक ऐसा होगा जो नहीं है। मेज, मेज भी मानव के द्वारा बनाया जाता है, रेलगाड़ी भी मानव के द्वारा बनाई जाती है, और भवन या घर भी मानव के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो नदियां हैं, नदियां मानव के द्वारा नहीं बनाई जाती है। और नदियां क्या होती है, प्राकृतिक होती है। अगर यहां पर नहर होता तो नहर मानव के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमें बताना है कि विकास और उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला दिया गया है कि 2 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं, और यहां पर हम मान सकते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन में वो संसाधन आएंगे जो हमारे पास अभी क्या है, उपलब्ध है। और दूसरा होता है संभाव्य। ठीक है, दूसरे संसाधन कौन से होते हैं, संभाव्य संसाधन, जो अभी तो वर्तमान समय में हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन भविष्य के लिए संभावनाएं जताई जा रही है कि भविष्य के लिए ये क्या हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, संभाव्य संसाधन कहा जाता है। तो विकास और उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि 3 प्रकार के या 4 प्रकार के या 2 प्रकार के या 1 प्रकार के। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, पहला कह सकते हैं हम जैव, ठीक है, जैव संसाधन या जैविक संसाधन, और दूसरा कह सकते हैं हम अजैविक संसाधन। अजैविक, ठीक है, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन, ये उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं, 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम जैविक संसाधनों को भी समझने वाले हैं और अजैविक संसाधनों को भी समझने वाले हैं। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है अजैविक संसाधन के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन पहचानना है। सत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है कि अजैविक संसाधन कौन से होते हैं। पहला है कि अजैविक संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती है वो सभी के सभी क्या होती है, अजैविक संसाधन होती है, ठीक है। और बी है कि जैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, कि जो जैव संसाधन है, जैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है। ये तो गलत हो जाएगा। अगला है कि दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। यहां पर दोनों ही सत्य सत्य हो जाएगा, तो एक को हम असत्य मान लेंगे, एक को हम सत्य मान लेंगे। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कि अजैविक संसाधन कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे हाथ में ये मार्कर है, तो ये भी क्या है, अजैविक संसाधन है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ये बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है, अजैविक संसाधन है। संसाधन तो है, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, अजैविक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, 6, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, कि नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनःपूरित हो जाते हैं, कि ऐसे संसाधन जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, शीघ्र से नवीनीकृत हो जाते हैं, पुनःपूरित हो जाते हैं, कि दोबारा से उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे संसाधनों को हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। और बी है वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनःपूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें, सी है कि दोनों कथन सत्य है और डी है कि दोनों कथन असत्य है। अगर हम बात करें कि नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः पूरित हो जाते हैं या दोबारा से क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, नवीनीकृत। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, नवीनीकृत संसाधन कहते हैं या नवीकरण संसाधन कहते हैं। और अगर हम बात करें कि वे संसाधन जो एक बार क्या है, प्रयोग करने के बाद या जिनका भंडार क्या हो जाता है, सीमित होता है, और एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से जल्दी से प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, या उन्हें दोबारा से प्रयोग लाने में हजारों साल लग जाते हैं, ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं और नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। हमें ऑप्शन दिया गया कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, और जल नवीकरणीय संसाधन है, और मृदा भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ये एक बार अगर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो इसे पुनः पूरित होने में हजारों साल लग जाते हैं। तो ये क्या नहीं है, नवीनीकरण संसाधन नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का अगर हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा से भी क्या है, जल्दी से हम इसे पुनः पूरित कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो जल है, जल को भी और मृदा को भी, ठीक है, हम दोबारा से जल्दी से प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस को दोबारा से प्रयोग में लाने के लिए हजार साल लग जाते हैं, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से अनवीनीकरणीय संसाधन नहीं है। 3 ऐसे होंगे जो अनवीनीकरणीय है, एक ऐसा होगा जो नहीं है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया कि कोयला क्या है, अनवीनीकरणीय संसाधन है, और पेट्रोल अनवीनीकरणीय संसाधन है, और प्राकृतिक गैस अनवीनीकरणीय संसाधन है। तो ऊपर के तीनों कैसे हैं, अनवीनीकरणीय संसाधन है, कि जिनका एक बार हम प्रयोग कर लें तो इनको दोबारा से प्रयोग में लाने के लिए या पुनः पूरित होने के लिए या दोबारा तैयार होने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, और नवीनीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। और हमें पूछा कि कौन सा नहीं है,
तो जो संसाधन क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन होगा। और ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक दिन हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली रोशनी है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आइए समझते हैं। सत्य कथन की पहचान करें। हमें क्या करना है कि सत्य कथन की पहचान करनी है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कि जो मानव है, हम मनुष्य है, मनुष्य एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। और अगला है कि मानव एक संसाधन का रूप नहीं है, कि मानव क्या नहीं है, एक संसाधन का रूप नहीं है। और सी है कि दोनों कथन सत्य, और डी भी दोनों कथन सत्य। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, असत्य कर लेंगे, कि एक असत्य करेंगे, कि भाई दोनों कथन क्या है, असत्य है, एक को हम सत्य मानेंगे। तो साथियों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्यों क्यों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कि मानव एक क्या महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे इससे पहले हमने बात करी थी कि जो ये बोर्ड है या ये जो मार्कर है ये क्या है, संसाधन है। ठीक है, और ये जो संसाधन है, इन्हें संसाधन योग्य कौन बनाता है, हम मानव ही तो बनाते हैं। अगर मान लो कि मैं ना हो या इस प्रकार से टीचर ना हो, तो इस बोर्ड का प्रयोग क्या है, अगर हम ना हो तो इस बोर्ड का भी कोई प्रयोग नहीं है। तो हम ही इसे क्या बना रहे हैं, संसाधन को उपयोग करने लायक हम ही तो बना रहे हैं। बात समझ में आ जाएगी कि मानव क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे हमने क्या बनाई, गाड़ी बनाई, तो किसने बनाई, मानव ने बनाई। तो गाड़ी एक क्या है, संसाधन है। लेकिन अगर उसे चलाने वाला ड्राइवर ना हो तो वो संसाधन किस काम का। तो इसीलिए मानव भी क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता, कि कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, जैसे उपयोगिता, उपयोगिता तो संसाधन को भाई निर्धारित करता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, मार्कर है, मुझे मार्कर की क्या जरूरत है, तो ये मेरे लिए एक संसाधन है। लेकिन जिनके पास इस प्रकार का बोर्ड नहीं होगा तो उनके लिए ये मार्कर किसी काम का नहीं आएगा। ये व्हाइट बोर्ड में तो नहीं लिखता है या कॉपी में तो नहीं लिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्मार्ट बोर्ड पे लिखता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उपयोगिता क्या करती है, संसाधन को संसाधन निर्धारित करती है कि हाँ ये संसाधन है। और अगर हम बात करें मात्रा, तो मात्रा ही क्या नहीं करती है, संसाधन को निर्धारित नहीं करती है, और मूल्य भी संसाधन को निर्धारित करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमें पूछा गया कि कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, 11। आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूटेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है कि सतत पोषणीय विकास कौन सा होता है। ठीक है, हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना। ठीक है, और अगला है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलित बनाए रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो अगर हम बात करें, और सी है कि दोनों कथन सत्य है, और डी है कि दोनों कथन असत्य। तो साथियों अगर हम बात करें कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं और सतत पोषणीय विकास के लिए यहां पर सही कथन या सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करें कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए क्या देना, समय देना, तो यह क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। कि जब हम संसाधनों को का क्या करते हैं, सतर्कता पूर्वक उपयोग करते हैं और उन्हें नवीनीकृत के लिए हमें क्या देते हैं, समय देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। और ये सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बी की, तो बी में है कि संसाधनों का उपयोग करने
कि मतलब जितना हमें क्या करना है, जो संसाधन है, संसाधनों का हमें क्या करना है, उपयोग भी करना है, और हमें क्या करना है, साथ में भविष्य के लिए भी हमें क्या करना है, उन्हें संरक्षित रखना है, और हमें संतुलन बनाए रखना है कि जितना हमें संसाधनों की क्या है आवश्यकता है, उतने को हमें क्या लाना है, उपयोग में लाना है, और साथ में जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, हमें उनको भी संसाधन बचा के रखने हैं। जब हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, तो यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, कि संसाधनों का जितने हमें जरूरत है उतने का उपयोग करना है, बाकी अपने भावी पीढ़ी के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 12, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। अब हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा संसाधन ऐसा है जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, या कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कैंसर उपचार की औषधि की, जो कैंसर उपचार की जो औषधि है वो मानव के द्वारा बनाई जाती है, और झरने का जो जल है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय जो वन है वो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, और उपयुक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि यहां पर मानव निर्मित संसाधन कौन सा होगा, तो जो कैंसर की उपचार के लिए जो औषधि है, दवाई है, वो ही क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। उसका निर्माण कौन करते हैं, हम मानव या मनुष्य करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और यह प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 13, जैव संसाधन होते हैं, कि जैव संसाधन कौन से होते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि जीव जंतुओं का व्युत्क्रम या व्युत्पन्न, जो जीव जंतुओं का क्या है, व्युत्पन्न है, वो क्या है, जैव संसाधन है। और बी है कि मनुष्य द्वारा निर्मित, और सी है कि निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, और डी है कि उपयुक्त सभी। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जैव संसाधन कौन से होते हैं, तो जीव जंतुओं से जो व्युत्पन्न होता है वही क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने प्रकार में बांटा जाता है, कि स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें, हमें ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 3 4, कि स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, या 4 प्रकार की। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन कौन से 2 हो जाएंगे, कि स्वामित्व के आधार पर या जो संपत्ति होती है, या तो वो क्या होगी, सामुदायिक होगी, सामुदायिक। ठीक है, सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक, और या वो क्या होगी, निजी संपत्ति होगी, या संपत्ति निजी होगी या सामुदायिक होगी। सामुदायिक कौन सी, या समूह की हो सकती है या सरकार की हो सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें निजी, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है, तो ऐसे संपत्ति को हम क्या कहते हैं, निजी संपत्ति कहते हैं। जैसे जो सरकारी हॉस्पिटल है या सरकारी स्कूल है, वो कौन से में आ जाएंगे, सामुदायिक में आ जाएंगे। और अगर हम बात करें जैसे किसी व्यक्ति विशेष का स्कूल होगा और किसी व्यक्ति ने खोल रखा होगा, तो वो निजी संपत्ति में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, कि कौन सा कारक ऐसा है जो मृदा निर्माण में क्या नहीं है, सहायक नहीं है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, वैसे वैसे जो मृदा है, मृदा की परत भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, या मृदा का निर्माण होता रहता है। अगला है कि मृदा का गठन और जैव पदार्थ, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें, हमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये नहीं है, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समय के साथ भी मृदा का निर्माण होता है, और जैव पदार्थों द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 16, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से
कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कि कौन सी विधि ऐसी है कि जो ढलान वाली भूमि पर क्या करती है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है? हमें ऑप्शन दिया गया कि रक्षक मेखला, और बी है मल्चिंग, और सी है वेदिका कृषि, और डी है उपयुक्त सभी। हमें बताया गया है कि जो तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर हम बात करें तीव्र ढालों पर, तो तीव्र ढालों पर हम क्या करते हैं, तीव्र ढालों पर हम क्या करते हैं, वेदिका कृषि भी कह सकते हैं, या हम क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल पर अगर हम मृदा अपरदन को रोकना चाहें तो हम क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेती करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है रक्षक मेखला किसे कहते हैं। यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और फिर हम समझने वाले हैं कि रक्षक मेखला किसे कहते हैं, या वेदिका फॉर्म या सीढ़ीदार खेती किसे कहते हैं। ठीक है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो रक्षक मेखला, अगर हम बात करें कि रक्षक मेखला क्या है, तो जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र या तटीय प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में जो पवन है, पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके या बचाया जा सके। जिस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं कि वृक्षों को किस में लगाया गया है, कतारों में लगाया गया है, लाइनों में लगाया गया है, ताकि जो आगे वाली भूमि है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकें, जो वायु द्वारा होने वाला जो मृदा अपरदन है वो हम रोक सकें। इसे ही हम क्या कहते हैं, रक्षक मेखलाएं कहते हैं। कि वृक्षों को हमने क्या कर लिया, एक श्रृंखला के रूप में लगा दिया, तो इसे ही क्या कहते हैं, रक्षक मेखला कहते हैं। ठीक है, अगला है वेदिका फॉर्म या सीढ़ीदार खेत। वेदिका तीव्र ढालों, तो जैसे इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो यही था कि तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं और इनसे पृष्ठीय प्रवाह मृदा अपरदन को कम किया जा सके। तो इसे ही क्या कहा जाता है, वेदिका फॉर्म कहा जाता है। और इसको हम चित्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि ये क्या करता है, मृदा अपरदन को रोकता है। अगर यहां पर ढलान में इस प्रकार की खेती होती, ठीक है, सीधी होती है और इस प्रकार से नाप बनाई होती, तो यहां से मृदा अपरदन बहुत ज्यादा हो सकता था। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ीदार खेती कर रहे हैं या सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए हैं, तो ये मृदा अपरदन को क्या करता है, रोकने में सहायक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो टॉपिक है ये है समोच्च रेखीय जुताई। आइए समझते हैं, यहां से भी बहुत बार क्या पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, यूटेट सीटेट दोनों में पूछे गए हैं, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, आइए समझते हैं कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं में समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। कि जब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो पानी है, ठीक है, पानी को नीचे बहने से क्या करता है, रोकता है, या प्राकृतिक अवरोध क्या करता है, पैदा करता है, जिससे कि क्या ना हो, मृदा अपरदन ना हो। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला है मल्च बनाना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैसे पदार्थ जैसे प्राल से ढक दी जाती है, इनसे मृदा में आर्द्रता रुकी रहती है। कि अगर हमें क्या करना है, जो फसल है, फसल में हमें आर्द्रता रोकी रखनी है, या फसल में हमें, मिट्टी में हमें नमी बनाए रखनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से पराल से फसल के आसपास क्या कर देंगे, उसे ढक देंगे, ताकि मिट्टी में क्या बनी रहे, नमी बने रहे। इसको हम यहां से भी समझ सकते हैं कि ये पराल डाला जा रहा है इन पौधों के बीच या फसलों के बीच। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर।
और आशा करता हूं कि ये चारों के चारों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इनको मैंने टॉपिक के रूप में इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत बहुत बार प्रश्न पत्रों में पूछा गया है या पेपर में पूछा गया। हम यूटेट की बात करें, सीटेट की बात करें, इन चारों में से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, ये टॉपिक के रूप में समझा भी दिया। अगला है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कि जो शीत ध्रुवीय प्रदेश हैं उनमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, या टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, या उपयुक्त सभी वनस्पतियां पाई जाती है? तो सबसे पहले तो हम ये समझने वाले हैं कि शीत ध्रुवीय प्रदेश कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा, दक्षिणी ध्रुव, और ये वाला हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और अगर हम बात करें ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र है, इसे हम दूसरे पेनों से दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये वाला जो क्या है, क्षेत्र है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होते हैं? सदाबहार वनस्पति होती है। उष्ण, अगर हम बात करें यहां पर कौन सी वनस्पति होगी, तो सदाबहार वनस्पति होगी। अगर हम बात करें कि ये सदाबहार वनस्पति कौन सी होती है, या इन क्षेत्रों में ही सदाबहार वनस्पति क्यों पाई जाती है, तो इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो सूर्य है, अगर हम बात करें जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो यहां पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। अगर हम बात करें इधर में तिरछी पड़ेगी, अगर हम बात करें यहां पर तिरछी पड़ेगी, लेकिन यहां पर पूरे वर्ष भर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और गर्मी के कारण यहां से क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। और जब यहां पर वाष्प उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है तो यहां पर बारिश भी सबसे ज्यादा होती है। और जब यहां पर बारिश ज्यादा होगी तो यहां के जो जंगल है, यहां की जो वनस्पति है, वो पूरे वर्ष भर कैसी रहती है? हरी भरी रहती है। इसीलिए यहां पर जो पाए जाने वाली वनस्पति होगी उसे क्या कहते हैं? सदाबहार वनस्पति कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें पर्णपाती वनस्पति, ठीक है, पर्णपाती वनस्पति में अगर हम बात करेंगे कौन सी वनस्पति आएगी, तो इसे हम दूसरे पेन से दिखाने का प्रयास करेंगे, काले पेन से दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत प्लस उष्ण, कि जहां पर साल में एक बार गर्मी होती है और एक बार सर्दी भी होती है। शीत प्लस उष्ण का मतलब ही क्या होता है? कि गर्मी प्लस सर्दी। शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्मी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है, तो वो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जो पर्णपाती वनस्पति कह सकते हैं, कि जो साल में क्या करती हैं? एक बार अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें जो ये वाला क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र। इसे अब हम दूसरे पेन से दिखाने का प्रयास करेंगे। जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? तो इसी क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी प्रकार से एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो पर्वतीय वनस्पति है वो कहां पाई जाती है, और पर्वतीय वनस्पति को अगले किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमने जो इससे पहले वाली जो कुछ प्रैक्टिस सेट क्लासें थी उसमें हमने इसे बहुत अच्छे से समझा था, डिटेल में समझा था। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जो पर्वतीय वनस्पति है वो कहां पाई जाती है, और साथ में ये भी बताना है कि उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो जो आने वाली अगली क्लास होंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और आप में से बहुत कम साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं। साथियों कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से एक तो हमारे अंदर जो अभिव्यक्ति की क्षमता है वो बढ़ती है, कि हम अपने भावों विचारों को लिखकर या बोलकर क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं।
तो जरूर से जरूर आपको जैसे भी हमारी क्लास लगती है, अच्छी लगती है, तो अच्छे कमेंट करिए। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं कि हमें और सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताइए। हम अपने आप में क्या करते हैं, प्रत्येक दिन बेहतर होने का प्रयास करते हैं, या प्रत्येक दिन क्या है, अपने में सुधार लाने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि असम में है, मेघालय में है, या त्रिपुरा में है, या अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो ये भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में हम राज्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा राज्य कहां पर है। बहुत सारे साथियों को जो राज्य है, राज्यों का भी क्या नहीं है, मतलब अनुमान नहीं होता है कि कौन सा राज्य कहां पर है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे मान लो कि जिनका सब्जेक्ट क्या रहता है, हिंदी रहता है या संस्कृत रहता है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज मैप की नहीं भी होती है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि चाहे उनका सब्जेक्ट हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो, लेकिन फिर भी इन सब का अच्छा ज्ञान होता है या नॉलेज होती है। लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए हम अच्छे से समझ भी लेंगे। अगर हम पहले बात करें असम की, तो असम कहाँ हो जाएगा साथियों, तो असम ये यहाँ पर है। नहीं दिख रहा होगा तो हम दूसरे पेन से देखेंगे। असम क्या, कौन सा राज्य है, असम ये वाला हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मेघालय, मेघालय असम के ही बगल में थोड़ा सा नीचे, ये यहां पर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। और अगर हम बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा तो त्रिपुरा ये इधर वाला त्रिपुरा है और इधर वाला क्या है, मिजोरम है। ठीक है, ये 7 जो राज्य है इन्हें 7 बहनों की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें हम पहला कह सकते हैं कि असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद इधर हो जाएगा कौन सा, मेघालय, और मेघालय के बाद त्रिपुरा, मिजोरम। ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम अब बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ये सबसे ऊपर वाला हो जाएगा और ये भारत का क्या है, सबसे पूर्वी राज्य भी है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर हम बात करें कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और यहां पर अगर हम बात करें कि इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला जो गैंडा है वो, और साथ में हाथी इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, 19, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। पहला है कि बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, तो ये तो प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल है कि हम क्या कर रहे हैं, बिजली बचा रहे हैं, तो ये तो भाई अनुकूल है। अगला है कि नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। सही बात है कि भाई जब हमारा काम हो गया, हमने पानी भर लिया है, तो उसके बाद नल को भी बंद कर देना चाहिए। और अगला है कि खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, कि जो पॉलीथीन है उसे क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और अगर हम बात करें उपयुक्त सभी, तो हमें बताया गया कि कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो कौन सा नहीं है कि अगर हम क्या करेंगे, जो पॉलीपैक है या पॉलीथीन है उसे हम क्या कर देंगे, अगर नष्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल के लिए भेजना चाहिए या पुनःपूरित करने के लिए भेजना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही पूछा गया, तो गलत ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, 20। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो अगर हम बात करें पहला कौन सा है, भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग कौन सा होगा, भूमि का उत्पादन उपयोग, की भूमि में हम क्या करते हैं, उत्पादनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अगला है कि ह्यूमस, तो इसका क्या होगा कि ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चट्टान बांध, तो मृदा अपरदन को रोकेगा, कि ये क्या करेगा, मृदा अपरदन को रोकेगा।
और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैवमंडल, तो जैवमंडल कौन सा होगा कि स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल के बीच जो जुड़ा हुआ एक क्या संकरा क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जैव मंडल कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सही मिलान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा 21। और यहां से भी हम यूटेट की बात करें या सीटेट की बात करें, एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आइए समझते हैं कि जिस भी प्रकार से यहां से प्रश्न पूछा जाए हम वो तीनों तरीके समझने वाले हैं। पहला है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न अगर हम यूटेट की बात करें कम से कम 5 बार पूछा गया होगा, कम से कम। और अगर हम इसी प्रकार से सीटेट की बात करें तो सीटेट में भी ये प्रश्न कम से कम 5 बार पूछा गया होगा, नहीं तो इससे भी ज्यादा बार पूछा गया होगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? हमें ऑप्शन दिया गया है कि 1972 में, 1973 में, और अगर हम बात करें 1992 में। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1973, तो प्रोजेक्ट टाइगर, आप क्या कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब, 1973। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसमें हाथियों के लिए संरक्षण या इस प्रकार से क्या बनाया गया था, नियम बनाया गया था या अधिनियम बनाया गया था हाथियों को संरक्षित रखने के लिए। कब बनाया गया, तो 1992 में बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में हुआ। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, और इसी प्रकार से 1993 में हाथी या एलिफेंट के लिए संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सतत पोषणीय विकास के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। और यह प्रश्न शायद इससे पहले भी आ गया था, ये डबल बार हो गया है। तो इस प्रश्न को हम सीधा जान लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, इसमें ही क्या है कि अगर हम बात करें सतत का मतलब क्या है, या सतत पोषणीय का मतलब क्या है, या सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है, कि जो संसाधन है, संसाधनों का हमने इस प्रकार से प्रयोग या उपयोग करना है कि जितने की हमें आवश्यकता है उतने का हमें प्रयोग करना है। बाकी संसाधनों को हमें क्या करना है, भविष्य के लिए बचा के रखना है, भावी पीढ़ी के लिए। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें आज क्या करना है कि जितने भी जंगल है आज ये काट लो और मोटा पैसा कमा लो, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी उनको फिर इसका क्या करना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सतत पोषणीय विकास के द्वारा ही हमें क्या करना है, संसाधनों को उपयोग में लाना है, जितने की आवश्यकता है उतने का प्रयोग करना है और बाकी अपने भावी पीढ़ी के लिए बचाकर रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, 23, संरचना के आधार पर खनिज पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं कि जो संरचना है, संरचना के आधार पर जो संसाधन है, संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है 1, 2, 3, 4। तो अगर हम बात करें संरचना के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हो जाएंगे, धात्विक संसाधन और अधात्विक संसाधन। ठीक है, तो संरचना के आधार पर जो संसाधन है, संसाधन क्या, धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह धात्विक खनिज है, ठीक है, का उदाहरण नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा लोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो अगर हम बात करें लोह अयस्क, ये भी किसका उदाहरण है, लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है। और अगला है कि मैग्नीज भी क्या है, लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है। और तांबा भी क्या है, लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है। लेकिन जो क्रोमाइट है ये क्या नहीं है, लोह धात्विक का उदाहरण नहीं है। और जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 25, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक। तो तीन तो ये क्या है, अलोह धात्विक खनिज है। ये तीन क्या हो जाएंगे, अलोह धात्विक खनिज है। और कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है, तो जो अभ्रक है, अभ्रक क्या नहीं है, लोह धात्विक खनिज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 26। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, कि कौन सा अधात्विक खनिज का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। ठीक है, चूना पत्थर और जिप्सम और सोना और अभ्रक। तो ये भी क्या है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। जिप्सम भी अधात्विक खनिज का उदाहरण है और इसी प्रकार से अभ्रक भी अधात्विक खनिज का उदाहरण है। लेकिन जो सोना है, सोना किसका, धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को समझ लेंगे कि जो धात्विक खनिज है वो कौन से होते हैं या अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यूटेट की बात करें, हम सीटेट की बात करें, तो दोनों ही परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं। जो धातुएं क्या होती है, कठोर पदार्थ होती है जो ऊष्मा और विद्युत को क्या करती है, सुचालित करती है, और जिसमें चमक की विशेषता होती है। कि जो धात्विक खनिज है उनमें क्या होती है, चमक की भी विशेषता होती है। और धात्विक खनिज क्या है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है, एक है लोह धात्विक खनिज और दूसरा है अलोह धात्विक खनिज। अगर हम बात करें कि जो लोह धात्विक खनिज है, लोह धात्विक खनिज के उदाहरण कौन से हैं, तो लोह अयस्क और मैग्नीज और जो क्रोमाइड है, ये किसके हो जाएंगे, लोह धात्विक खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। अगर हम बात करें अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण, तो सोना, चांदी, तांबा और जो शिक्षा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। ये शिक्षा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो टॉपिक है हमारा, इससे पहले हमने धात्विक खनिज के बारे में समझा था। अब हम अधात्विक खनिज के बारे में समझेंगे कि अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। आइए समझते हैं। जिन खनिजों में धातु नहीं होती है, कि जिन खनिजों में धातु नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चूना पत्थर हो गया या अभ्रक हो गया या जिप्सम हो गया, तो ये क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, और साथियों अगर आप इन चीज़ों को, जिस प्रकार से ये टॉपिक है, अगर आप सारे के सारे चीज़ों को टॉपिक के रूप में पढ़ना चाहते हैं या थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं या नोट्स के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो भी अभी बहुत ये कह सकते हैं कि कुछ दिन रह चुके हैं। अगर आप कम दिनों में भी क्या करना चाहते हैं, पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो फिर भी ले सकते हैं। 9808936634 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप कम समय रहते हुए भी हमारे नोट्स से पढ़कर क्या कर सकते हैं, पेपर को पास या क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, तो एसएसटी और इसी प्रकार से सीडीपी, ठीक है, और इसी प्रकार से जो हिंदी पेडालॉजी है या हिंदी ग्रामर है, इन 3 सब्जेक्ट के नोट्स आपको पेपर 2 के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं लिए और फिर भी आप चाहते हैं कि आप कम समय में पेपर को पास कर लें, तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808936634 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर आपको मिल जाएगा। और नोट्स की फीस ज़्यादा भी नहीं है। अगर हम बात करें, अगर आप इन किताबों को क्लास 6, 7, 8 की जो 9 किताबें हैं, ये आपको पढ़नी होती है यूटेट के लिए। ठीक है, 9 किताबें पढ़नी होती, 3 किताबें क्लास 6 की और 3 किताबें क्लास 7 की और इसी प्रकार से 3 किताबें क्लास 8 की। और अगर आप इन 9 किताबों को मार्केट से लेते हैं तो ये लगभग कितना हम कह सकते हैं कि
950 से 1000 के बीच आपको बैठ सकती है। और अगर आप हमसे ये नोट्स लेते हैं तो ये तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट है ये आपको कितने में, 250 में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम क्या समझने वाले हैं, अधात्विक खनिज। तो जिन खनिजों में धातु नहीं होती है अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और उदाहरण भी हमने समझ लिया कि चूना पत्थर और अभ्रक या जिप्सम, ये क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, अधात्विक खनिज ईंधन के उदाहरण, जो अधात्विक खनिज ईंधन है उनके हमें उदाहरण कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है, अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि खनन किसे कहा जाता है। सीटेट में यहां से प्रश्न पूछा गया है और यूटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। खनन किसे कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की शैल या पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उसके नीचे जो क्या है, खनिज पदार्थ है, जब हम उन्हें खुदाई के रूप में बाहर निकालते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। ठीक है, अगला है आखनन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, आखनन कहा जाता है। कि जिन्हें, जो हमारी भूपर्पट्टी है और भूपर्पट्टी के जो नजदीक ही क्या है, खनिज पदार्थ हैं और उन्हें हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, खोदकर बाहर निकाला जा सकता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, आखनन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगला जो टॉपिक है या बिंदु है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी यूटेट और सीटेट दोनों में पूछा गया है। टॉपिक है कुपिक खनन। ठीक है, कुपिक खनन किसे कहते हैं, तो अधात्विक जो नहीं अधात्विक नहीं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तथा पहुंचने के लिए खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं। इसे कुपिक खनन कहा जाता है। कि जो खनिज क्या है बहुत गहराई तक होंगे तो उन तक पहुंचने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कूपक बनाए जाते हैं या कुपिक बनाए जाते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, कूपक खनन कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्रवेदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। कि जो पेट्रोलियम है और जो प्राकृतिक गैस है ये जो धरातल है, धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है कि उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई, ठीक है, गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रवेदन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और आशा करता हूं कि ये जो बिंदु है, टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं यूटेट और सीटेट दोनों पेपरों में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 27। आइए समझते हैं कि कौन सा महाद्वीप विश्व का लौह अयस्क अग्रणीय उत्पादक है। कि कौन सा महाद्वीप, हमें पता है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी महाद्वीपों की संख्या, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। और उन 7 महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप क्या है, लौह अयस्क में क्या है, अग्रणीय है। तो 7 महाद्वीप बनाएं, सीधा सीधा हम यूरोप महाद्वीप बना देंगे क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप कहाँ है, तो यूरोप महाद्वीप को बनाने के लिए हमें या समझने के लिए हमें एशिया महाद्वीप को भी समझना क्या है, जरूरी है। तो ये वाला हो जाएगा, ये हमारा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें अब किसकी, यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप को हम दूसरे पेन से दिखाने का प्रयास करेंगे जो दिख पाए या आप समझ पाए। तो ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप ही क्या है, विश्व का लौह अयस्क का क्या है, अग्रणीय उत्पादक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, विश्व में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? कि जो सबसे ज्यादा क्या करता है, अबरक का उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है, मतलब बेचता भी है। ऐसा कौन सा देश है? हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है चीन, रूस, अमेरिका और भारत। तो भारत इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे ज्यादा अबरक उत्पादक देश कौन सा है, भारत है। और सबसे ज्यादा निर्यातक देश भी कौन सा है, भारत है। कि सबसे ज्यादा जो इसको बेचने वाला देश भी कौन सा है, भारत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 29। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित को क्या करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अबरक का उत्पादन नहीं करता है? तो सबसे ज्यादा जो अबरक का उत्पादन किया जाता है हमारे देश में, वो भारत में किया जाता है। अब बताना है हमें कि इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो अबरक का उत्पादन नहीं करता है। तो 4 भारत के ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, अबरक का उत्पादन करते हैं। तो हमें दिया गया है कि झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो साथियों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि कौन सा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये नहीं करता है। और जब नहीं करता है तो यही हमें पूछा गया था, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और इनके अलावा कौन सा राज्य है जो अबरक का उत्पादन करता है, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में कोलार नामक सोने की खान किस राज्य में है? कि जो भारत है, भारत में कोलार नामक जो सोने की खान है वो किस राज्य में है? हमें ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो साथियों, इसे हम मैप में समझने वाले हैं कि भारत में कोलार नामक जो सोने की खान है वो किस राज्य में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में है। और अगर हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे कि कर्नाटक कौन सा है, तो ये हमारे देश का नक्शा है। इसे थोड़ा सा क्या कर लें, जूम कर लें, ताकि आप नक्शे को अच्छे से देख पाओ, ताकि आप क्या कर पाओ, नक्शे को अच्छे से देख पाओ। और आपको प्रश्न भी पूरा दिख रहा होगा और नक्शा भी। तो ये भारत के सबसे दक्षिण की अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य है, तो ये कौन सा राज्य है, ये वाला। इसे हम दूसरे पेन से दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप क्या कर पाओ, अच्छे से देख पाओ। तो अगर हम बात करें ये वाला कौन सा राज्य है, ये इस वाले पेन से भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम राज्य है। या सबसे दक्षिण का राज्य कौन सा है भारत का, तो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के बगल में ये कौन सा है, केरल है। और केरल के ऊपर जो ये वाला है, ये वाला राज्य कौन सा है, ये वाला राज्य ही कर्नाटक है। तो कर्नाटक में ही क्या है, जो कोलार नामक सोने की खान है वो किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक को हमने मैप में समझ भी लिया। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगले प्रश्न आपको मैप से किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर क्या है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे अरब सागर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ये पूरब में, तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप यहां पर है अरब सागर की ओर। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 31। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 31 है कि सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सांबर झील बताना है कि सांबर झील भारत के किस राज्य में उपस्थित है या स्थित है। तो गुजरात में है, राजस्थान में है, या बिहार में है, या उत्तराखंड में है। तो साथियों, अगर हम बात करें सांबर झील भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। और अगर हम मैप में बात करें कि राजस्थान मैप में कहां है, नक्शे में कहां है, तो इसे हम दूसरे पेन से दिखाएंगे जिससे आपको स्पष्ट दिख पाए। तो ये वाला जो राज्य हो जाएगा,
ये वाला राज्य ही कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में ही क्या है, सांबर झील है। और अगर हम बात करें कि ये सांबर झील कैसी है, मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है, तो सांबर झील कैसी है, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, जिस प्रकार से समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी जो सांबर झील है इसका पानी कैसा है, खारा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं ये भी क्या है, झील है। ठीक है, ये क्या है, झील है। और ये राज्य है कि कौन से राज्य में कौन सी झील पाई जाती है। तो अगर हम बात करें चिल्का झील, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो चिल्का झील है, चिल्का झील कौन से राज्य में है, तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भारत में सबसे खारे पानी की झील है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है इसकी एक ये भी विशेषता है। और किस राज्य में है, उड़ीसा में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो बुलर झील है, ये कौन से राज्य में है, अब ये राज्य तो नहीं रहा, जम्मू कश्मीर क्या नहीं है, राज्य नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम कह सकते हैं कि जो बुलर झील है, बुलर झील कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर भारत का क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर हम बात करें कि जो बुलर झील है ये मीठे या खारे पानी की झील है, तो ये मीठे पानी की झील है। और ये भारत के सबसे मीठे पानी की झील तो है ही है, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भी, पूरे एशिया में बुलर झील क्या है, सबसे मीठे पानी की झील है। और कहां है, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इन 3 झीलों से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चिल्का झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चिल्का जो झील है ये कौन से राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया, प्राकृतिक गैस क्या नहीं है, कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये तो है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोयला, कोयला भी क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा का क्या है, मतलब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और सौर ऊर्जा भी क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन अगर हम बात करें सी या तीन जो पेट्रोल है, पेट्रोल क्या नहीं है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और जब नहीं है तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया कि पेट्रोल को कहा जाता है, या कोयले को कहा जाता है, या कपास को कहा जाता है, या सोने को कहा जाता है। तो साथियों अगर हम बात करें कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 के निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो 3 तो ऐसे होंगे जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है या उदाहरण है। एक ऑप्शन इनमें से ऐसा होगा जो गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या नहीं है, स्रोत नहीं है। हमें उसकी ही पहचान करनी है। ठीक है, पहला दिया गया कि सौर ऊर्जा, और अगला है पवन ऊर्जा, और अगला है ज्वारीय ऊर्जा, और अगला है गैसीय ऊर्जा। तो अगर हम बात करें ये 3 जो ऑप्शन है ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या नहीं है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उदाहरण नहीं है। और जब नहीं है तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से यूटेट में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के साथ साथ क्या करेंगे, समझेंगे भी। और साथ में मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी एक इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी क्या करें किए होंगे, एक कॉफी और पेन लेके बैठे होंगे, और साथ में मेन जो चीजें हैं उन्हें क्या कर रहे होंगे, नोट भी
कर रहे होंगे और साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे होंगे। ऐसा करने से आप अपनी तैयारी का क्या कर सकते हैं, स्वयं से मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम समझने वाले हैं कि भारत के कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र है और कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कितने हैं, 5 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला या दूसरा या तीसरा, ये हमने ऐसे इसे नंबरिंग दी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो कल्पक्कम है। और इसी प्रकार से बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि राणा प्रताप सागर जो भारत का क्या है परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो किस राज्य में है, तो राजस्थान के कोटा में है। और इसी प्रकार से जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। और इसी प्रकार से जो 5वें नंबर का है वो कौन सा है, केंगा, तो ये कौन से राज्य में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो साथियों ये भारत के क्या होंगे, 5 परमाणु ऊर्जा केंद्र होंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र है, 5 है, और कौन कौन से राज्य में कौन सा है ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हम सारे तरीके करने वाले हैं कि जिस भी तरीके से यूटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी के सारी चीजें मैं आपको क्या करके लाया हूं, नोट करके लाया हूं, ताकि पेपर में आपका कुछ भी छूट ना पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा खनिज की विशेषता नहीं है, हमें बताना है कि कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया है कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, कि जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ कैसे निर्मित होते हैं, प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों का जो निर्माण है तो वो कैसे होता है, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा होता है। अगला है कि उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है और वे असमाप्य होते हैं। और अगला है कि उनकी एक वितरण असमानता होती है, कि उनका जो वितरण है वो असमान होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो खनिज पदार्थ है किसी राज्य में ज्यादा पाए जाते हैं, किसी में कम पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या बिहार हो गया, या उड़ीसा हो गया, तो इन राज्यों में भारत के क्या है, खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे हरियाणा है, पंजाब है या उत्तर प्रदेश है, ये कृषि के लिए ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। और जो इससे पहले हमने राज्य जाने वो खनिज पदार्थों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो खनिज पदार्थों का जो वितरण है वो असमान है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बताया गया कि जो खनिज पदार्थ है वो असमाप्य है, कि खनिज पदार्थ कभी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन खनिज पदार्थ भी क्या होंगे, समाप्त होंगे, कि अगर हम इनका क्या कर लेंगे, ज्यादा ही दोहन कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को रोकेंगे, क्लास को रोकेंगे, और रोकने से पहले आप क्या काम करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर पहले सब्सक्राइब कर दें, तभी आगे के प्रश्न देखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पहले क्या कर दें, लाइक कर दें, तभी अगला प्रश्न देखें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने कॉमेंट नहीं किया है कि आपको हमारी इससे पहले वाली क्लास कैसे लग रही है, कॉमेंट नहीं किया है तो कॉमेंट भी जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तांबा उत्पादन के लिए कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, बोलीविया, चिली, गाना और जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन नंबर जो
सेकंड है, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि चिली विश्व में तांबा उत्पादन के लिए क्या है, अग्रणीय है, या ऐसा देश है कि ये विश्व में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 38, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई में द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी। यह प्रश्न किस में पूछा जाता है, पेडोलॉजी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपने रसोई घर में क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आपका जो सिलेंडर है, गैस है, उसको मतलब संरक्षित रखने के लिए कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो गैस को ज्यादा से ज्यादा नहीं बचाएगी या ज्यादा खर्च करेगी। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगो देना। तो ये तो सही बात है कि अगर हम ऐसा करेंगे कि पकाने से पहले दाल को पहले भिगा देंगे तब वो कम समय में पकेगी, तो गैस को बचाएगी। ठीक है, अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना, कि अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो जल्दी से पक जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, गैस को बचाएगा। और हमें पूछा गया कि कौन सा नहीं बचाएगा। ठीक है, और अगला है कि पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व ही क्या करना है, हमें सब्जी को काटना है। ठीक है, काट लेना है, कि अगर हम सब्जी को पहले ही काट लेंगे तो ये भी क्या करेगा भाई, गैस को बचाएगा। ठीक है, अगला है कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि खुली कढ़ाई में क्या कर रहे हैं, भोजन को कम ज्वाला में पका रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और जब ऐसे में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ये क्या नहीं करेगा, गैस को या एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा, और हमें यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 39, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूटेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से। ठीक है, कि निम्न में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। चाय को जाना जाता है, कपास को जाना जाता है, पटसन को जाना जाता है, या गेहूं को जाना जाता है। तो जो पटसन है, पटसन को ही सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि कृषि को कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है, कि जो कृषि है, कृषि को कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है, या तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि कृषि को हम कौन से क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। कृषि या जो पशुपालन है, ठीक है, इन्हें हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों, ये प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये हम क्या कह सकते हैं, मेन टॉपिक कह सकते हैं, या बिंदु कह सकते हैं। यहां से भी यूटेट और सीटेट दोनों में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। अगर हम बात करें कि कृषि को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। और कृषि और पशुपालन को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। और ये क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं दोनों ही। और अगर हम बात करें कि रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, तो रेशम उत्पादन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, रेशम के कीटों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें मत्स्य पालन, तो इसे किस नाम से जानते हैं, या पीसी कल्चर के नाम से। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्राक्षा कृषि, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसे ही क्या कहते हैं, विटीकल्चर भी कहते हैं। और इसमें हम अंगूरों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से उद्यान कृषि में हम क्या करते हैं कि जो हार्टिकल्चर है, सब्जियां, फूलों, फलों का क्या करते हैं, उगाते हैं या उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो साथियों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पांचों में से आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, और पिछली परीक्षाओं में बहुत बहुत बार पूछा भी गया है। हम यूटेट की बात करें, हम सीटेट की बात करें, हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर।
अब हम समझने वाले हैं कि जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में किस किस नाम से जाना जाता है, आइए समझते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को विभिन्न भागों में किन किन नामों से जाना जाता है या विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें झूम कृषि, झूम कृषि कहाँ, जो उत्तर पूर्व भारत है वहां पर जो स्थानांतरित कृषि है उसे किस नाम से जानते हैं, तो झूम कृषि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मिल्पा, मिल्पा के नाम से कहां जानते हैं, जो मैक्सिको है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को किसके नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रोका, तो रोका के नाम से किस देश में, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है, और ये पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो लद्दाख है, लद्दाख कहां जाना जाता है, तो मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से अब बताया गया है कि दहन एवं कर्तन या कर्तन एवं दहन कहां, स्थानांतरित कृषि को कहां इस नाम से जाना जाता है। तो हमने इससे पहले वाली जो क्लासें थी उन क्लासों में समझा था कि जो अमेजन बेसिन में जो झूम कृषि है, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो कर्तन एवं दहन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक है, आप इसे भी क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर ले लेंगे। आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 के निम्नलिखित में से कौन सा रिश्तेदार फसल नहीं है, रिश्तेदार हो गया साथियों, ये क्या हो गया, ये रिश्तेदार नहीं, यहां पर रेशेदार होना था, रेशेदार, और ये गलती से क्या हो गया, टाइपिंग एरर हो गया और रिश्तेदार हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन सा निम्न में से क्या नहीं है या कौन सा रेशेदार का उदाहरण है, ठीक है, तो यहां पर पहला दिया गया है जूट, कपास और और मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों, और अगर हम बात करें चौथे की तो असत्य, मतलब सभी असत्य। तो साथियों अगर हम बात करें, कभी कभी इस प्रकार की गलतियां भी हो जाती है। ठीक है, सीधा सीधा रिश्तेदार हो गया था है। तो अगर हम बात करें जूट और कपास, ये दोनों के दोनों कैसी फसलें हैं, तो ये दोनों के दोनों रेशेदार फसलें हैं, और रेशेदार फसलों को हमने क्या बना दिया था भाई, रिश्तेदार फसलें बना दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, 42। कॉफी उत्पादन में कौन सा देश क्या है, अग्रणीय है, कॉफी उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है। हमें पहला दिया गया है ब्राजील, और दूसरा दिया गया है चीन, और तीसरा दिया गया है अमेरिका, और चौथा दिया गया है भारत। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्राजील कॉफी उत्पादन में क्या है, अग्रणीय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, आइए समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 43 है कि चावल उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है, कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है चीन, भारत और जापान और श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, चीन क्या करता है, विश्व भर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि उद्यान कृषि का अर्थ है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने समझा था कि किसे कहते हैं, तो पहला है कि गेहूं को उगाना उद्यान कृषि कहलाता है, और अगला है कि फलों व सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि कहलाता है, और अगला है कि आदिम कृषि और उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है या 2 है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, आइए समझते हैं कि सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, कि सिलिकॉन घाटी कहां अवस्थित है, बेंगलोर में है या कैलिफोर्निया में है या अहमदाबाद में है या सभी असत्य है। तो साथियों अगर हम बात करें सिलिकॉन घाटी कहां है, तो बेंगलोर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? हमें पहला दिया गया कि लौह इस्पात उद्योग को हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं, या सूती उद्योग को हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी को हम किस नाम से जानते हैं? सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अगर हम बात करें कि किस उद्योग को हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 47। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, कि कौन सा क्या है प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, तो नायलॉन, जूट और एक्रिलिक, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो साथियों, अगर हम बात करें कि इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो जूट है। ठीक है, और इसी प्रकार से ऊन भी क्या होता है, प्राकृतिक रेशा होता है, और रेशम भी क्या होता है, प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 की निम्न में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, कि निम्न में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है, या कर्नाटक को कहा जाता है, या हैदराबाद को कहा जाता है? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अहमदाबाद को किसके नाम से जाना जाता है? भारत के मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और यहां पर क्या होता है, भारत में दूसरे नंबर का ये क्या है, सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग वाला शहर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 49। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, कि जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण के हमें क्या बताने हैं, कारक बताने हैं कि कौन सा है। कि मतलब जो जनसंख्या की कहीं पर जो जनसंख्या है वो विरल होती है, मतलब बहुत कम जनसंख्या घनत्व होता है, और किसी किसी राज्य या किसी किसी शहर में जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमें यही बताना है कि कहाँ जनसंख्या वितरण के लिए कौन कौन से कारक है, क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मृदा जनसंख्या वितरण के लिए क्या है भाई, क्या है, महत्वपूर्ण है। कि जहां पर कृषि, क्या जहां पर जो मिट्टी है मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। और अगला है कि जल, कि जहां पर जल होगा वहां पर भी लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, और जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वहां पर भी लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ये तीनों के तीनों क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 50। आइए समझते हैं, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। कि वो कौन से 3 कारक है जिनसे क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। और ये जो प्रश्न है ये यूटेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सीटेट और यूटेट दोनों में पूछा भी गया है। यूटेट में ये प्रश्न 2 बार, और अगर हम बात करें सीटेट में 3 बार पूछा गया है। पहला दिया गया है कि जन्म, मृत्यु और विवाह जनसंख्या को क्या करता है, नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है, या जनसंख्या वितरण को, या जनसंख्या को क्या करता है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो विवाह, इसमें विवाह आया है तो नहीं हो जाएगा। और अगर हम बात करें सेकंड, कि जन्म, मृत्यु और जो प्रवास है यही क्या करता है, जनसंख्या परिवर्तन को क्या करता है, प्रभावित करता है। या यही क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के क्या है, 3 महत्वपूर्ण कारक है। कि अगर जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर मृत्यु दर ज्यादा होगी तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगी, और अगर प्रवास का मतलब है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो भी क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कि जो पहाड़ है या उत्तराखंड के जो गांव हैं, गांवों से अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो गांवों में क्या हो रहा है, जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है ना। गांवों में जो जनसंख्या है वो अब बहुत कम बची है। तो यही 3 क्या है, कारक है जो जनसंख्या परिवर्तन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, अगर आपने अभी तक भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार की क्लास लाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को रोककर एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब ये क्लास खत्म हो जाती है तब आप क्या नहीं करते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं या लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, कि जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो पहला दिया गया है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं या वितरण कहते हैं। और अगला है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। और इसी प्रकार से अगला है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4, वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई बाबा, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 51। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। पहला दिया गया है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं, हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। और अगला है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। अगला है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोगों के रूप में वितरण, इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम जो प्रश्न है इसके बाद थोड़ा सा हम इसे भी समझने वाले हैं कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं और आप्रवासी किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 52 है, आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 52 में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 52 है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो ये तीन क्या दिए गए हैं, हमें जनसंख्या पिरामिड के उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें भी हम समझेंगे कि किस देश का जो जनसंख्या पिरामिड है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो पहला है कि जनसंख्या की आयु, लिंग और संगठन का आलेख निरूपण। और अगला है कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या इतना बढ़ जाती है या जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि लोग ऊंची इमारत में रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। और अगला है कि बड़े नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को क्या है, प्रतिरूप। और अगला है उपयुक्त सभी। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या की आयु, लिंग और संगठन का जो आलेख है, ठीक है, आलेखीय निरूपण है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। अब हम जनसंख्या पिरामिड के 3 उदाहरणों को समझने वाले हैं कि किस देश का जो जनसंख्या पिरामिड है वो किस प्रकार का है। अगर हम बात करें कि ये किस देश का जनसंख्या पिरामिड है, तो ये जापान का है। और अगर हम बात करें ये किस देश का जनसंख्या पिरामिड है, तो ये केन्या का है। और ये अगर हम बात करें तो ये अपने भारत देश का जनसंख्या पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, ये इधर जो आप साइड में देख रहे होंगे ये आयु दी गई है कि 0 से 4 तक। अगर हम बात करें कि जो जापान है, जापान में 0 से 4 तक के जो वर्तमान समय में लोग हैं वो कम है। और अगर हम बात करें कि 15 से 19, और अगर हम बात करें ये कौन सा हो जाएगा, 65 से 59 के बीच, वहां पर जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। बुजुर्ग भी कम है। महिला, इधर महिला हो जाएगी और इधर पुरुष हो जाएंगे। इसे हम रेड पेन से दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ।
ठीक है, तो इधर स्त्रियां दिखाई गई है और इधर पुरुष दिखाए गए। तो स्त्री और पुरुष में तो यहां पर ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर यहां पर सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? अंतर यहां पर सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जो बच्चे हैं या जो जन्म दर है, जन्म दर अब कम हो गई है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 80+ वहां पर जो पहुंचने वाले लोग हैं वो भी कम है, और वहां की जो अभी जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कैसी है? वो युवा जनसंख्या ज्यादा है, या जो काम ज्यादा कर सकते हैं। बुजुर्ग भी काम ज्यादा नहीं कर सकते हैं और बच्चे भी ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जापान है, जापान कैसा देश है? विकसित देश है, या हम कह सकते हैं कि जो जापान है, जापान में जो श्रम करने वाले लोग हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों की जनसंख्या कैसी है? ज्यादा है। इसीलिए ये तेज गति से क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। अब हम केन्या के जनसंख्या पिरामिड को समझने वाले हैं। तो केन्या का जो जनसंख्या पिरामिड है, यहां पर जो बच्चों की जो क्या है संख्या है वो बहुत ज्यादा है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें 15 से या 19 से और अगर हम यहां तक की बात करें हैं, तो अगर हम यहां तक की देखें पहले 40 तक के, तो 19 से और 40 तक के जो लोग हैं वो मतलब ठीक ठाक मात्रा में है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर जो लोग हैं वो लोग ज्यादा आयु तक नहीं जीते हैं। उसका सीधा साधा उदाहरण यहां दिया गया है कि 45 से और 49 के बीच जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं तो 60 तक बहुत कम पहुंच पाते हैं और 75+ तक बहुत से भी बहुत कम पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपने भारत देश का जनसंख्या पिरामिड देखें तो हमारे देश में भी जो बच्चे हैं, बच्चों की जो ग्रोथ है या जन्म दर है वो ज्यादा है। और इसी प्रकार से अगर हम अब बात करें कि 19 से और 60, ठीक है, 19 से 60 या 19 से 70 तक के जो लोग हैं वो अच्छी खासी मात्रा में हैं, और ये लोग क्या कर सकते हैं? काम भी कर सकते हैं। तो बुजुर्ग कम है और जनसंख्या, जन्म दर क्या है? ज्यादा है। तो ये ही क्या माना जाता है? अच्छा, जनसंख्या पिरामिड माना जाता है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, जो युवाओं की जो फौज कह सकते हैं या युवाओं की जो संख्या है वो अच्छी मात्रा में है, और ये क्या कर सकते हैं? अच्छे से काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे देश में युवाओं की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें जापान की, तो जब ये वाले कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ेगी तो वैसे वैसे यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो कम बचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम केन्या की बात करें तो केन्या में तो बहुत कम लोग ही क्या है 50 क्रॉस कर पाते हैं, उससे पहले ही क्या है चल बसते हैं, ठीक है। तो साथियों ये हमने 3 देशों का क्या समझा? जनसंख्या पिरामिड समझा। और सबसे स्वस्थ जनसंख्या जो पिरामिड माना जाता है वो इस प्रकार का माना जाता है जिस प्रकार से हमारे देश यानी भारत का है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम क्या समझने वाले हैं? अब हम समझने वाले हैं अब हम किसे समझने वाले हैं? अब हम उत्प्रवासी और आप्रवासी को समझने वाले हैं। अगर हम बात करें उत्प्रवासी किसे कहते हैं, तो वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, जो देश को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है, जो देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। अगर हम बात करें आप्रवासी, तो वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, कि जो हमारे देश में क्या आएंगे, दूसरे देश से काम करने आएंगे या रहने आएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? हमारे देश में वो क्या कहलाएंगे? आप्रवासी कहलाएंगे। और उत्प्रवासी जो देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्प्रवासी कहलाएंगे। तो साथियों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में साथियों एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। और अगली जो हमारी मैराथन क्लास रहने वाली है वो अगली है पॉलिटिकल साइंस से रहने वाली है। और इसी प्रकार से फिर हमारे पास क्या बच जाएगा? जब हम पॉलिटिकल साइंस कर लेंगे क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस जब हम कल कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? क्लास 7th की हिस्ट्री बचेगी और क्लास 8th की हिस्ट्री बचेगी, और उनको भी हम अगले 2 दिन में करने वाले हैं। और इस प्रकार से आपका जो एसएसटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कौन सी क्लास से करने वाले हैं? एक हम अनुसूची से करने वाले हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक नहीं कम से कम 2-2, 3-3 प्रश्न अनुसूचियों से पूछे जाते हैं। और फिर हम उसके बाद क्या करने वाले हैं? महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को समझने वाले हैं। और उसके बाद हम क्या समझने वाले हैं कि जो भारत में
जो उत्तराखंड में मैप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो यूटेट में मैप से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें समझने वाले हैं। और साथ में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले क्लासों में हम जो हिंदी पेडालॉजी है या हिंदी ग्रामर है वहां से भी हम प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं, और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, इसलिए अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में अभी पहले बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, और साथ में इस क्लास को अपने सभी उन साथियों तक शेयर करेंगे जिनका इस बार यूटेट का पेपर हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।